सिविल्स ओनली में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम पार्ट 29 डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं सिविल्स ओनली के चैनल पे, और उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसका PDF भी आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा के लिए गुजरात राज्य में वैश्विक केंद्र की स्थापना के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के साथ मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शंस हैं आयुष मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, या फिर संस्कृति मंत्रालय ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयुष मंत्रालय ने। अभी हाल ही में आयुष मंत्रालय ने पारंपरिक चिकित्सा के लिए वैश्विक केंद्र यानी GCTM की स्थापना के उद्देश्य से WHO के साथ मेजबान देश के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका अंतरिम कार्यालय जामनगर गुजरात के आयुर्वेद प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान में होगा। इस केंद्र को भारत सरकार की ओर से 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त होगा। और जो ये GCTM है, इसका प्राथमिक उद्देश्य आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम के से दुनिया के पारंपरिक चिकित्सा की क्षमता का दोहन करना और वैश्विक समुदायों के समग्र स्वास्थ्य में सुधार लाना है। अगला प्रश्न है, दुबई एक्सपो में भारत की केंद्रीय मंत्री द्वारा रोजगार और कौशल संबंधी कौन सा प्रशिक्षण प्रोग्राम लॉन्च किया गया? ऑप्शंस हैं तेजस, स्किल योर चाइल्ड, कुशल भारत, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तेजस। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में तेजस यानी ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब एंड स्किल्स का शुभारंभ किया। दुबई एक्सपो एक विश्व स्तरीय एक्सपो है जिसकी मेजबानी दुबई द्वारा 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक की गई। हमारा अगला प्रश्न है, निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस हैं गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश, या फिर राजस्थान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात राज्य लगातार दूसरे वर्ष भी नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है, और इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों की निर्यात क्षमता और प्रदर्शन के संदर्भ में उनकी तैयारी का आकलन करना है। तो निर्यात तत्परता सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है नीति आयोग द्वारा। और इसका प्राथमिक लक्ष्य सभी भारतीय राज्यों जो कि तटीय हो, चाहे लैंडलॉक्ड हो या हिमालयी हो, या फिर यूटीज हो या सिटी स्टेट्स हो, इन सब के बीच एक अनुकूल निर्यात संवर्धन नीतियों को लागू करना, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार रणनीतिक सिफारिशें प्रदान करना है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में डारलोंग समुदाय के लोग निवास करते हैं? ऑप्शंस हैं जम्मू और कश्मीर, केरला, त्रिपुरा, या फिर तेलंगाना में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति संबंधी संशोधित संविधान आदेश विधेयक 2022 पारित किया गया है, और यह विधेयक त्रिपुरा राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की सूची में डारलोंग समुदाय को शामिल करने के लिए अनुसूचित जनजाति संविधान आदेश 1950 में संशोधन करने के प्रस्ताव से संबंधित है। और त्रिपुरा की कुल आबादी में केवल 2.15% नागरिक ही इस समुदाय से संबंधित हैं, डारलोंग समुदाय से। तो डारलोंग समुदाय त्रिपुरा का निवासी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक सींग वाले गैंडों का प्राकृतिक आवास नहीं है? ऑप्शंस हैं भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, या फिर बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। एक सींग वाले गैंडे आमतौर पर नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और भारत के असम राज्य में पाए जाते हैं। और यह न्यूज अभी इसलिए चर्चा में है क्योंकि असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की संख्या में पिछले 4 वर्षों में 200 गैंडों की वृद्धि हुई है। और अभी हाल की गणना के अनुसार उद्यान में कुल 2613 गैंडे हैं, और 2018 में इनकी संख्या 2413 थी। तो टोटल 200 की वृद्धि हुई है, और इस गणना के अनुसार 903 मादा वयस्क गैंडे पाए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ गृह कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया? ऑप्शंस है गुजरात, राजस्थान, नई दिल्ली, या फिर उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। नागरिकों में स्वाधीनता और स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से स्वच्छ गृह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इसमें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सुलभ इंटरनेशनल के सहयोग से नई दिल्ली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो इसमें कितने मंत्रालय जुड़े हैं? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, और सहयोग किया गया सुलभ इंटरनेशनल।
तो ये स्वच्छाग्रह से रिलेटेड इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य स्वच्छता, स्वाधीनता और सुलभता पर जागरूकता को प्रोत्साहित करना है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं सुमन के बेरी, राजीव कुमार, अमिताभ कांत या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, सुमन के बेरी। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के इस्तीफा देने के बाद केंद्र सरकार ने अर्थशास्त्री सुमन के बेरी को नया उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। राजीव कुमार 30 अप्रैल को यह पद त्याग करेंगे और 2014 में सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के गठन के बाद से या इस पद से लगातार दूसरा इस्तीफा होगा। राजीव कुमार ने अगस्त 2017 में अरविंद पनगड़िया की जगह पदभार संभाला था, जिन्होंने दोबारा एकेडमिक से जुड़ने की वजह से यह पद त्याग दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पराग एलर्जी निम्नलिखित में से किससे हो सकती है? ऑप्शंस हैं पेड़, खरपतवार, घास या फिर उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी से। मौसमी एलर्जी पर्यावरण में एलर्जी पैदा करने वाले तत्व के प्रति शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है। यह 20 से 40% बच्चों में देखा जा सकता है। किसी को भी मौसमी एलर्जी हो सकती है, लेकिन उन बच्चों में अधिकतर होती है ये जिनके माता पिता या भाई बहनों को पहले से ही एलर्जी है। मौसमी एलर्जी आमतौर पर वर्ष के केवल कुछ हिस्सों के लिए होती है, विशेषकर मौसम के संक्रमण के दौरान। पराग एलर्जी पेड़, खरपतवार और घास के माध्यम से भी हो सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, यकृत के सूजन को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं माइकोसिस, उपदंश, हेपेटाइटिस या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हेपेटाइटिस के रूप में भी जाना जाता है। ब्रिटिश अधिकारियों ने जनवरी से अब तक बच्चों में हेपेटाइटिस या यकृत के सूजन के करीब 70 से 80 मामलों को दर्ज किया। इन मामलों में संक्रामक हेपेटाइटिस का कारण बनने वाले सामान्य वायरस नहीं देखे गए हैं। वैज्ञानिक और डॉक्टर अन्य संभावित स्रोतों पर भी विचार कर रहे हैं। डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड और स्पेन में भी अतिरिक्त मामलों की पहचान की गई है। हमारा अगला प्रश्न है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वृत्त चित्र और लघु फिल्मों के निर्माण का दायित्व निम्नलिखित में से किसे सौंपा है? ऑप्शंस है एनएफडीसी, एसएफडीसी, आरएलडीसी या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एनएफडीसी को। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वृत्त चित्र और लघु फिल्मों के निर्माण, फिल्म समारोहों के आयोजन और फिल्मों के संरक्षण का दायित्व राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम यानी एनएफडीसी को सौंप दिया है। यह निगम सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है। इस फैसले से फीचर फिल्मों, वृत्त चित्रों, बाल फिल्मों और एनिमेशन फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा और घरेलू फिल्म समारोह आयोजित करने की गतिविधियां भी बढ़ेंगी। हालांकि इन इकाइयों की परिसंपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही बना रहेगा। तो ये थे हमारे मार्च अप्रैल के कुछ करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट। अगला पार्ट जल्द ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।